हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू एड्यू हिंदी क्लासेस विद योर अंजू श्री मैम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आपकी अंजू मैम एड्यू हिंदी चैनल पर ऑल बोर्ड्स हिंदी सिलेबस कंप्लीट करवा रही है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 गद्य भाग से सिक्का बदल गया है कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखी हुई बहुत ही मार्मिक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये कहानी और ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में आने वाला है एग्जाम पूरा, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए कहानी को पूरा रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए एक्सप्लेनेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कहानी को एक बार सुन लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो कहानी में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका तुरंत रिप्लाई दे पाएंगे, आपको कहानी क्योंकि ध्यान में रहेगी। अदरवाइज मैं तो आपको 70+ MCQ दे दूंगी, लेकिन अगर उससे इतर आ गया तो क्या होगा, ठीक है ना। इसलिए कहानी को पढ़ना बहुत जरूरी है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी वेस्ट बंगाल क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो ये कहानी एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से सुने समझें, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आती तो दोबारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी इसकी भी, क्लास 12 वालों की भी, ठीक है। और आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाइए और मेरे से मैसेज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को PDF अपलोड करवाऊंगी और बहुत जल्दी मैं अपना WhatsApp नंबर भी नीचे ऐड करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे से वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। और भी आप लोगों के लिए कोई भी डाउट है तो आप लोग वहाँ क्लियर कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये कहानी है कृष्णा सोबती जी की, बहुत ही जिसे कहते हैं कि वैविध्यपूर्ण, क्षमताओं से, प्रतिभाओं से पूर्ण कृष्णा सोबती जी, बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन, सशक्त महिला और हमेशा नारी मुक्ति के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला, ऐसी महिला थी वो। और हमेशा उन्होंने नारियों के लिए, नारियों के ही विषयों को उठाया है, उठाती रही हैं और अपने लंबी कहानियों, लंबे उपन्यासों के लिए जानी जाती रही हैं, बिल्कुल। और इनके उपन्यास बहुत जो हैं चर्चा में रहे थे, वो थे डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, आदि आदि, और भी बहुत सारे रहे हैं। काफ़ी अच्छे घर से रही थी, काफ़ी अच्छी परिवेश में रही थी, काफ़ी अच्छा इनका अपब्रिंगिंग हुआ। कहानी इन्होंने जो सिक्का बदल गया है, हम जो पढ़ने वाले हैं, वो भी एक नारी से संबंधित ही कहानी है। ऐसी नारी, सशक्त महिला की कहानी है, ठीक है। और कहानी शुरू होती है 1947। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद होते ही हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 हिस्सों में बट गया था हमारा देश, भारत और पाकिस्तान। तो अब जिन लोगों को भारत से पाकिस्तान जाना है उनके लिए भी एक बहुत दुख भरी कहानी हो जाती है, एक बहुत दुख भरी सिचुएशन हो जाती है। और जिनको पाकिस्तान से भारत आना, उनके लिए भी बहुत दुख भरी कहानी हो जाती है। तो ये कहानी उसी विषय को दर्शाती है, उसी दुख को बयां करती हुई ये कहानी है जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें एक सशक्त महिला है, शहानी मेन मुख्य पात्र में है वो, उसी के बारे में ये कहानी है। किस तरीके से भारत विभाजन में उसे अपना सब कुछ, क्योंकि एक भरा पूरा संसार जो होता है उसका, एक सशक्त महिला के साथ साथ वो जमींदार होती है पूरे गांव की, अच्छा खासा उनका पूरा जमींदारी होती है, उनकी हवेली होती है, काफ़ी अमीरी होती है, सभी लोग उनको मानते थे। और वो सब कुछ अंत में छोड़ देना एक किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवहारिक तौर पर बहुत दुख देने वाली घटना हो जाती है। सिर्फ आर्थिक रूप से भी नहीं, इमोशनली अगर आप भावुक रूप से उस तरीके से रिश्तों के लहजे से भी देखें तो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि सब अपने हो जाते हैं, सब रिश्ते अपने हो जाते हैं, उनको छोड़ के वहाँ से निकलना एक बहुत दुख भरी दास्ता हो जाती है। तो वही ये कहानी मैं आपसे कहती हूँ कि ये कहानी लास्ट में आप लोग को रुला देगी, ये कहानी लास्ट में रुला देती है, इतना इमोशनली आप लोग को एकदम टच करेगी ये कहानी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ हम ये कहानी पढ़ें अपने नॉलेज के हिसाब से भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि कहानी पढ़नी, मेरे ख्याल से कहानियाँ पढ़नी चाहिए। और ये कहानी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है कि बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो पहले हम कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय लेते हैं, उसके बाद में हम कहानी शुरू करेंगे, ठीक है।
ठीक है। सठोत्री हिंदी कहानी मैं आप लोगों से फिर से दरख्वास्त कर रही, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ, आप लोग सभी क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं कहानी का एक्सप्लेनेशन जरूर से देख लिया करें, जरूर से सुन लिया करें, जरूर से पढ़ लिया करें, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्लास सेमेस्टर 1 जो है आप लोग के बहुविकल्प प्रश्नोत्तरी में आने वाला है। मैं फिर से बोल रही हूँ यही चीज़, और उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपकी कहानी पढ़ी हुई रहेगी, ढंग से सुनी हुई रहेगी, तो आप कहीं से भी कोई भी जवाब दे सकते हैं और आप लोग के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम फिलहाल लेखक का परिचय लेते हैं। शठोत्री हिंदी कहानी और उपन्यास जगत में तथा नारी मुक्ति तथा नारी स्वतंत्रता या स्त्री विमर्श की महिला कथाकारों में कृष्णा सोबती का नाम सर्वप्रथम आता है। कृष्णा सोबती बहुमुखी प्रतिभा की सशक्त एवं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थी। उन्होंने जो सुना, देखा और अनुभव किया उसको ही अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से बखूबी अंकित किया। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 के गुजरात में हुआ। और लेखक परिचय से भी बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए आप इसे भी ध्यान से सुने और इसे भी अंडरलाइन करते हुए चले। मेन जो पॉइंट है उनको अंडरलाइन करते हुए चले, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को MCQ अपलोड करवाऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग भी ध्यान देते रहें थोड़ा। कृष्णा सोबती का रचना काल लगभग 6 दशकों तक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के एक लंबे दौर की वह सहभागी रही। कृष्णा सोबती का बचपन शिमला और दिल्ली के महानगरीय परिवेश में बीता, साथ ही पंजाब से भी आना जाना लगा रहा। देश विभाजन के समय वह फतेहचंद कॉलेज में पढ़ रही थी। विभाजन के समय वह पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आई। उसके बाद 1950 तक उन्होंने सिरोही के महाराजा तेज सिंह की गवर्नेंस का काम किया। सॉरी एक सेकेंड, ये मेरा स्टॉपर जो है हट जाता है बार बार। उसके बाद एक वर्ष दिल्ली के आर्मी स्कूल में अध्यापिका रही। 1952 से 1900 तक दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ी। प्रौढ़ मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके। कृष्णा सोबती के पिताजी फौज में काम करते थे, इसलिए उनकी शिक्षा दिल्ली, शिमला, लाहौर जैसे शहरों में उत्पन्न हुई। आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, कहाँ से थी, कब से कब तक उन्होंने जो है अध्यापिका कौन सी स्कूल में वो अध्यापिका रही, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। कृष्णा सोबती के 3 बहनें और 1 भाई हैं। बचपन में घर में लाड प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। अनुशासन तो होना ही था क्योंकि फौज में थे पिताजी उनके। कृषि से भी जुड़े परिवार का होने के कारण गांव और वहां के जीवन से भी उनका गहरा संबंध रहा। कृष्णा सोबती के पिताजी उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे, जिससे उन्हें जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य को अधिक समृद्ध करने में अपनी वैविध्यपूर्ण रचनाओं और द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कृष्णा सोबती अपने उपन्यासों के जरिए अधिक प्रसिद्ध हुई। उनके प्रकाशित उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के समय, सरगम, यारों के यार, ए लड़की आदि। संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी सोबती की कहानियां हिंदी साहित्य जगत में बहुचर्चित है। मतलब संख्या में का मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने लेखन नहीं किया है, फिर भी साहित्य जगत में काफ़ी चर्चित रही हैं ये। इनकी कहानियां भी चर्चित रही हैं, ये भी काफ़ी चर्चित रही हैं। उनकी प्रथम कहानी जाभा 1944 में ही रची गई थी, लेकिन उनका प्रथम कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1944 से 1959 तक लिखी गई। 24 कहानियों का संग्रह 1980 में प्रकाशित हुआ था। 1968 में उनकी बहुचर्चित लंबी कहानियां यारों के यार और 3 पहाड़ प्रकाशित हुई थी, जबकि उनकी ख्याति प्राप्त ए लड़की, जिसे आलोचक लंबी कहानी मानते हैं, 1991 में पुस्तकार रूप से बाहर आई। 1989 में सोबती एक सोहबत का प्रकाशन हुआ था। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित 4 विचारोत्तेजक निबंध और 2 कविताएं भी संकलित हैं। इनमें से एक कविता गल बहियों में उमड़ती उनके उपन्यास जिंदगी नामा की भूमिका में पूर्णतः उद्धत की गई है। आप लोग ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा,
कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय, और कृष्णा सोबती के जीवन परिचय से कम काफ़ी सारे MCQ निकल कर आते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक बार जाके फिर से रीड आउट कर लेना। प्लेलिस्ट में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी दरिया के किनारे पहुंची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम कहती पानी में हो ली। शहानी जो है 50 साल उसकी शादी को हो गए हैं, वो हर दिन जब से उसकी शादी हुई है वो यहाँ स्नान करने के लिए आती है, ठीक है, चनाब नदी के किनारे, कोई बिना नागा किए हर दिन। और आज भी वो एक दिन था इसी तरीके का जिस दिन वो यहाँ स्नान करने आई है। शहानी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम कहती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी क्योंकि यह फौज आ गई थी वहां पर और उसे इस बात की हल्की सी भनक लग रही थी। उसे वो श्योर नहीं थी, पर उसे ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ ब्याहवा सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, शाहजी उनके पति का नाम था, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में वह अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिर उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम कहती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहाँ से? बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन 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 बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा था। ये शाहजी की ही असमियां हैं। शाहजी ने नजर उठाई है। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। सालों में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। शेरे है इनका नौकर और उसको बेटे की तरह मानती है। हुसैना उसकी पत्नी का नाम है। शेरा शहानी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शहानी से ही पलकर बड़ा हुआ। उसने अपने बड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ बोला, ए हुसैना हुसैना। शहानी की आवाज उसे कैसे हिला गई। वो कांप गया था एक्चुअली। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि सभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तैनू मौत दे। मतलब वो शेरा को आवाज लगाती क्योंकि वो हड़बड़ा चुकी है। इधर शेरा भी हड़बड़ा गया है क्योंकि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो शहानी को लूटने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि शेरा को पहले ही पता लग चुका है कि देश का बंटवारा हो गया, अब सबको जाना है। लेकिन शहानी को अभी थोड़ा सा भनक लगी है, इसलिए उसने प्लानिंग जो है पहले ही कर ली है। इसलिए वो थोड़ा हड़बड़ा गया कि ये क्या हो गया। हुसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पता है। अब तक शहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हुसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा?
हुसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने? शहानी ने लाड़ से हुसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ शहानी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है शेरे। आज शहाजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शहानी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के में हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शहानी आज शहानी क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी ने सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंख में उतर आई। गणासी की याद हो आई। शहानी की ओर देखा। नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। वह ऐसा नीच नहीं। मतलब यहाँ पे शेरा जो है उसको लूटने की प्लानिंग कर रहा है शहानी को, और साथ में सोचता है कि ये जो शाहजी है उन्होंने तो सोने की बोरियां जो हैं भर रखी थी गरीबों को लूट लूट कर। पर अब एक तरफ उसका दिमाग ये करता है कि भाई उसने तो जो है शहानी ने तो उसके संग कभी गलत नहीं किया ना। उसने 30-40 कत्ल किए हैं, लेकिन वो इतना नीच भी नहीं है कि वो शहानी जो उसकी माँ के समान है, जिसने उसके मुंह में कवे वो कौर दिए हैं, वो उसके संग दगाबाजी करेगा। ठीक है। सामने बैठी शहानी के हाथ उसके हाथों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शहानी के जुरियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह शाहजी को जरूर बचाएगा, वह शहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। ये इन लोगों की प्लानिंग थी रात को। ठीक है। शहानी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। शहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शहानी को मार के? शहानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहने को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शहानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शहानी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी के सहारे के, न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। शहानी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शहानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूटा जा रहा है। उसे अब वो पूरी तरह से श्योर हो गई है कि उसे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मुंह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शहानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शहानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। नवाब बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। अब क्योंकि शहानी को जाना है हिंदुस्तान। शहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शहानी, हमने तो कभी ना सोचा था। शहानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शहानी समझी कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है।
जो उसको छोड़ने के लिए आया, जो इसके इशारे पर नाचता था कभी, उसकी असामियां हैं जिसने उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम न समझा। लेकिन वहीं आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट, क्या वह सुबह ही न समझ गई? अब ये सब जितने भी रिश्ते हैं वो भीड़ हो चुके हैं, क्योंकि अब उसे ये सब कुछ छोड़ के जाना है, फिर कभी मिलना हो ना हो, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी है। बेगू पटवारी और मशीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शहानी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शहानी, रब ने यही मंजूर सी। शहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था, क्या गुजर रही है शहानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, मतलब राजपाट बदल गया है। शहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शहानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे वहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शहानी यह न जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शहानी, भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शहानी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार नहीं है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शहानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर, देर हो रही है शहानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? दाऊद खां बोलता है। शहानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शहानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त? शहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर था, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, कुछ कहने के लिए नहीं था। साहस कर बोला, शहानी, कुछ नहीं, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शहानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा है कि हो न हो कुछ मार रहा है शहानी से। खां साहिब, देर हो रही है। शहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, देर हो रही है, पर नहीं, शहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये ड्योढ़ी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है उसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शहानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहजी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था शहानी का। शहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाई। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है,
पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वो छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है। अब उसका मन हो रहा है कि एक बार अंदर जाके पूरा घर देख ले, लेकिन जिन लोगों के सामने इतने शान से रही है, थोड़ा ठसक में रही है, उनके सामने इतनी नॉर्मल होके अब अंदर जाके नहीं जा सकती है। तो चुपचाप अपने आंसू अंदर ही अंदर पोंछ लिए। फिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुलवधर की आंखों से निकाल कर कुछ बूंदें चूप पड़ी। शानी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बहू, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे खूनी, शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। असीस मतलब आशीर्वाद। और अपने साफे से आंखों को पानी पोंछ लिया। शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे से कहा, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शानी के, और हम शानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शानी के पांव छुए। शानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज ही पलट गया। शानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगना चन्ना, ओ चांद तेरे भाग जगे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। नजर उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शानी की आंखों में कुछ पता नहीं। ट्रक चल रहा है, यहाँ वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी शानी को कहाँ जाएगी अब यह। शानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदलेगा। सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरस रहा था। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इसी के साथ सिक्का बदल रहा है कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित कहानी का एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। बहुत ही मार्मिक और दुख भरी दास्तां है, और जिस पे बीतती है उन्हीं को पता लगता है कि इतना बसा बसाया पूरी असामियाँ, जिसे वो कहती है असामियाँ, पूरी ज़मीन जायदाद जिसकी वो अकेली वारिस थी, और वो अचानक से उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा है कहानी में। तो बहुत ही मार्मिक और दर्द भरी कहानी है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कहानी को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और एक एक पहलू को, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लिया है, ताकि जब एग्ज़ाम में प्रश्न उत्तर आए तो आप लोग बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएँ। वैसे मैं आप लोगों के लिए MCQ का वीडियो लेकर आऊँगी